नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर के बारे में जानेंगे, डिफिलोबोथरियम। आप इसे फिश टेपवर्म या ब्रॉड टेपवर्म के नाम से भी जानते होंगे। घबराइए मत, ये उतना स्केरी नहीं है जितना लग रहा है। ये ऐसे आपको इस छोटे से ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ समझने में हेल्प करेगा, चाहे वो उसका अपीयरेंस हो या फिर हमारे हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट। इसे एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह समझो। हम एक टेपवर्म की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और सीखेंगे कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो तैयार हो जाइए डिफिलोबोथरियम की माइक्रोस्कोपिक दुनिया की एक्साइटिंग जर्नी के लिए। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये छोटा सा क्रीचर इंसानों और जानवरों दोनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो सीखने के लिए ईगर है या फिर बस अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्यूरियस है, हमारे साथ बने रहिए। अब इस छोटे से क्रीचर को इमेजिन करो, एक लंबा रिबन जैसा क्रीचर, बिल्कुल पेपर की तरह फ्लैट। यही है हमारा डिफिलोबोथरियम, द फिश टेपवर्म। ये बहुत लंबा हो सकता है, कभी कभी तो 15 मीटर्स तक, मतलब 5 कार्स के बराबर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी बॉडी। ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, बिल्कुल एक ट्रेन की तरह, जिसमें कई कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर सेगमेंट के पास अपने ऑर्गन्स होते हैं जिससे टेपवर्म ग्रो और रिप्रोड्यूस कर पाता है। और इस लंबी बॉडी के बिल्कुल टिप पर होता है स्कॉलेक्स, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो टेपवर्म को खुद को अटैच करने में हेल्प करता है। ये दोनों तरफ 2 स्पेशल ग्रूव्स यूज करता है जिन्हें बोथरिया कहते हैं, छोटे छोटे क्लैंप्स की तरह टाइटली होल्ड करने के लिए। एक डिफिलोबोथरियम की लाइफ एडवेंचर से भरी होती है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें नेचर के इंट्रिकेट वेब में ले जाती है। ये बिल्कुल रिले रेस की तरह होती है जिसमें 3 अलग अलग रनर्स होते हैं, एक कोपॉड, एक फिश और अंत में एक मैमल जैसे आप या मैं। हर स्टेप में ये पैरासाइट अपने होस्ट को बदलता है और एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, और अंत में एक मैमल जैसे आप या मैं। ये जर्नी तब शुरू होती है जब टेपवर्म के एग्स फीसिस के थ्रू रिलीज होकर पानी में पहुंचते हैं। ये एग्स पानी में फ्रीली फ्लोट करते हैं अपने अगले होस्ट की तलाश में। ये एग्स हैच होकर टाइनी लार्वे बन जाते हैं जिन्हें कोरसिडिया कहते हैं, जो अपने फर्स्ट होस्ट की तलाश में होते हैं। एक कोपॉड, एक टाइनी क्रस्टेशियन, बिल्कुल एक स्मॉल श्रिम्प की तरह। एक बार अंदर जाने के बाद लार्वे ट्रांसफॉर्म होकर प्रोसोकॉइड्स बन जाते हैं। एक टाइनी क्रस्टेशियन, बिल्कुल एक स्मॉल श्रिम्प की तरह। एक बार अंदर जाने के बाद लार्वे ट्रांसफॉर्म होकर प्रोसोकॉइड्स बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोपॉड के अंदर ही होता है और ये लार्वे कोपॉड के टिश्यूज में सेटल हो जाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद लार्वे ट्रांसफॉर्म होकर प्रोसोकॉइड्स बन जाते हैं। हमारा सेकंड रनर, एक फिश, सीन में एंटर करता है और इन्फेक्टेड कोपॉड को खा जाता है। फिश के अंदर प्रोसर्कॉइड मसल्स में माइग्रेट करता है और ट्रांसफॉर्म होकर प्लेरोसर्कॉइड लार्वा बन जाता है। जर्नी के फाइनल लेग का वेट कर रहा होता है। ये लार्वे फिश के मसल्स में आराम से रहते हैं जब तक कि कोई मैमल जैसे कि एक ह्यूमन इन्फेक्टेड फिश को रॉ या अंडरकुक्ड खाता है। फिर प्लेरोसर्कॉइड इंटेस्टिन में डेवलप होकर एक अडल्ट टेपवर्म बन जाता है और साइकिल को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। ये टेपवर्म इंटेस्टिन में एग्स प्रोड्यूस करता है जो फीसिस के थ्रू बाहर निकलते हैं और पानी में पहुंचते हैं, और साइकिल को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कितनी फैसिनेटिंग जर्नी है ना? ये हमें नेचर के इंटरकनेक्टेडनेस और हर जीव के रोल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। डिफिलोबोथरियम एंड योर हेल्थ। आज हम इस छोटे से पैरासाइट के बारे में जानेंगे और ये कैसे आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह छोटा सा ट्रैवलर वास्तव में हानिकारक है? क्या यह हमारे शरीर में कोई गंभीर समस्या पैदा कर सकता है? ज्यादातर केसेस में डिफिलोबोथरियम चुपचाप रहना पसंद करता है। यह पैरासाइट अक्सर बिना किसी लक्षण के आपके इंटेस्टिन्स में रह सकता है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके इंटेस्टिन्स में एक न्यू गेस्ट आ गया है, लेकिन कभी कभी ये टाइनी गेस्ट गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और आपको असहज महसूस करा सकता है, लेकिन कभी कभी ये टाइनी गेस्ट गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। इमेजिन करो कि आपका पेट नॉर्मल से ज्यादा गरज रहा है या आप हर समय टायर्ड फील कर रहे हैं। ये साइंस हो सकते हैं कि डिफिलोबोथरियम ने आपके अंदर घर बना लिया है। ये साइंस हो सकते हैं कि डिफिलोबोथरियम ने आपके अंदर घर बना लिया है। इसके अलावा यह पैरासाइट आपके शरीर के पोषक तत्वों को भी खा सकता है, या आप हर समय टायर्ड फील कर रहे हैं जिससे आप कमजोर और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस में यह अनीमिया जैसी कंडीशन भी पैदा कर सकता है, जहां आपके बॉडी में पर्याप्त हेल्थी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। यह आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन B12 को भी खा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफिलोबोथरियम को विटामिन B12 बहुत पसंद होता है और यह इसे पूरा खा सकता है, जिससे आप वीक और टायर्ड फील करेंगे। यह आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भी खा सकता है और यह इसे पूरा खा सकता है। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर इन्फेक्शंस ट्रीटेबल हैं। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई तकलीफ महसूस होती है तो डॉक्टर के पास जाने में संकोच न करें। वे आपको सही ट्रीटमेंट देंगे और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। स्टेइंग सेफ फ्रॉम द टेपवर्म।
आज हम जानेंगे कि कैसे आप टेपवर्म इन्फेक्शन से बच सकते हैं और अपने खाने को सुरक्षित बना सकते हैं। डिफिलोबोथ्रियम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना आपके सोच से भी आसान है। सबसे पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, खासकर जब आप खाना बनाने जा रहे हों। हमारे फ्रेंड प्लेरोसर्कोइड लार्वा को याद है, जो फिश में पेशेंटली वेट कर रहा था। ये लार्वा माइक्रोस्कोपिक होता है और इसे नेकेड आई से देख पाना मुश्किल है। हीट उसका सबसे बड़ा एनिमी है। जब आप फिश को अच्छी तरह से पकाते हैं तो ये लार्वा मर जाता है। अपनी फिश को अच्छी तरह से पकाना उसे एक वार्म हग देने जैसा है, जिसे लार्वा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे आप फिश को ग्रिल करें, फ्राई करें या बेक करें, ये सुनिश्चित करें कि ये पूरी तरह से पक जाए। सुनिश्चित करें कि फिश के अंदर का तापमान 145 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 63 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। यह लार्वा के लिए एक हॉट समर डे जैसा है। एक मीट थर्मोमीटर का उपयोग करें ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि फिश पूरी तरह से पक गई है। अगर आपको सुशी या सेविच पसंद है तो चिंता न करें, आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। फ्रीजिंग उन लार्वे को भगाने का एक और बढ़िया तरीका है। जब आप फिश को फ्रीज करते हैं तो यह लार्वे को मार देता है। फिश को -4 डिग्री फ़ारेनहाइट या -20 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 7 डेज के लिए फ्रीज करना उन्हें एक लंबी आईसी वेकेशन पर भेजने जैसा है, जहां से वे वापस नहीं आएंगे। यह तरीका भी उतना ही प्रभावी है जितना कि फिश को पकाना। याद रखें, प्रिवेंशन हमेशा क्यूर से बेहतर होता है, इसलिए अपने फिशी मील्स का ध्यान रखें। अपने खाने को सुरक्षित बनाने के लिए इन सरल स्टेप्स को फॉलो करें और टेपवर्म इन्फेक्शन से बचें। एंजॉय योर मील्स विद पीस ऑफ माइंड। फाइंडिंग द कल्प्रिट। डिफिलोबोथ्रियम इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करना डिटेक्टिव बनने जैसा है। डॉक्टर्स एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल यूज करते हैं, एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे स्टूल सैंपल की जांच करके वे हमारे टाइनी फ्रेंड के साइंस को देख सकते हैं। डिफिलोबोथ्रियम के एग्स ओवल शेप्ड होते हैं और उनमें एक स्पेशल लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओपरक्यूलम कहा जाता है। यह अंदर लार्वा के लिए एक टाइनी एस्केप हैच की तरह है। कभी कभी डॉक्टर्स पीसीआर जैसी एडवांस टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जो टेपवर्म के लिए डीएनए टेस्ट की तरह है। इससे उन्हें स्पेसिफिक टाइप के डिफिलोबोथ्रियम को आइडेंटिफाई करने और ट्रीटमेंट का बेस्ट कोर्स डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। याद रखें, अगर आप अनवेल फील करते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में हेजिटेट न करें। जल्दी डायग्नोसिस स्पीडी रिकवरी के लिए की है। रैप अप डिफिलोबोथ्रियम इन अ नटशेल। तो ये रहा, हमने डिफिलोबोथ्रियम की फैसिनेटिंग दुनिया की जर्नी की है, उसके सीक्रेट्स को अनकवर किया है और सीखा है कि कैसे सेफ रहना है। याद रखें, यह टाइनी क्रीचर भले ही इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन यह हमारे इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके लाइफ साइकिल और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के सिंपल स्टेप्स को समझकर हम इन फैसिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप एक डिलीशियस फिश मील एंजॉय करें तो हमारे टाइनी फ्रेंड डिफिलोबोथ्रियम से मिले लेसन्स को याद रखें। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्थी।